हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। और आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। तो अभी मैंने कुछ दिनों से लाइव क्लासेस नहीं ले रही हूँ मैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज और बहुत डिस्टर्बेंसेस होता है। तो इससे बेटर है कि मैं आपको रिकॉर्ड करके क्लासेस प्रेजेंट करूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अवेलेबल हूँ। यू कैन कमेंट एंड आस्क मी द डाउट्स। कोई भी इश्यूज हो आप मेरे को पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नोट्स ले सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए फॉर अपियरिंग फॉर योर सीए फाउंडेशन इज अवेलेबल देयर ऑन द चैनल। ओके, सो लास्ट क्लास हमने बीसी के चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, इजंट इट? और हमने काफी कुछ पढ़ा था, और आज हम वही चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज लेक्चर 2 फॉर आवर चैप्टर 5। ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड विद आवर चैप्टर नंबर 2। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या क्या किया था। तो लास्ट क्लास हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, राइट? जहां पे हमने पढ़ा था कि बिजनेस को फैसिलिटेट कैसे करते हैं, क्या चीज होता है जिससे बिजनेस फैसिलिटेट होता है, व्हाट आर द थिंग्स। ओके, जिसमें आपका बिजनेस को फैसिलिटेट करने का मतलब होता है हेल्पिंग टू ग्रो। आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको नर्चर करते हैं, उसको एक तरीके से जैसे पेड़ को हम पानी देते हैं, उसको बड़ा करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, यंग बिजनेसेस को, जो न्यू बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके 3 लेयर्स मैंने आपको बताए थे कि इसके 3 लेयर्स है। नंबर 1 है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया जैसे कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका मर्चेंडाइजर, आपके मर्चेंडाइजर हो गए, इस तरीके से आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गए। ये सारे मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी, लिखवाए थे। फिर ऑक्सिलरी एक्टिविटीज हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले, जो आपको ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, आप अपने सामान को कैसे भेजोगे, वो सारी चीजें आपकी ये ट्रांसपोर्ट हैंडल करता है। फिर आपका वेयर हाउसिंग, ये सारा आपका बिजनेस का एक तरीके से क्या है, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है बिजनेस चलाने के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ती है ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे। तो वो सारी एक्टिविटीज में आपको कौन हेल्प करता है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपका वेयर हाउसिंग, आप अपने सामान को कहाँ रखोगे, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ओके, तो ये सारी चीजें आपका ये वाला लेयर करता है। ये भी आपका एक तरीके से बिजनेस फैसिलिटेटर है। ओके, जिस बिजनेस हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में। Then comes our the chapter, the importance of the chapter which we are going to study in detail. जो हम पढ़ेंगे वो है आपका फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गया जैसे कि जो आपको फंड्स प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट, राइट? तो हमारे सिलेबस में है नबार्ड, हम नबार्ड करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था। फिर आता है आपका नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जो रेगुलेट करता है बिजनेस को, फंड्स नहीं देता, पैसे प्रोवाइड नहीं करता, फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को अच्छे से स्टेबल रखता है ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे। तो उसमें से हमने आरबीआई पढ़ा था। आरबीआई क्या होता है, उसका स्टैब्लिशमेंट क्या था, कैसे था, कब हुआ था, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और फिर हमने आरबीआई का रोल भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज जो है हम आरबीआई का फंक्शंस करेंगे, और फंक्शंस करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे विद सेबी। फिर हम सेबी को और सीसीआई में मूव ऑन करेंगे। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, जो है हमारा आरबीआई के फंक्शंस। हम आरबीआई के फंक्शंस में मूव ऑन करते हैं नाउ। प्लीज सी हियर एवरीवन। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो प्लीज नोट करते रहना मेरे साथ साथ। मैंने आपको कहा कि मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं क्लास में ही साथ साथ में नोट्स दूंगी, तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज वेन यू राइट तो आपके दिमाग में वो ऑलरेडी घुस जाता है, आपको याद रहे, एक तरीके से आपका फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर होता है। तो जैसे जैसे हम मैं लिखूंगी वैसे वैसे आप लिखोगे, फिर मैं समझाऊंगी तो आप अपने पेन को नीचे रखोगे और फिर आप मेरे साथ उसको समझोगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जल्दी से इसको देख लेते हैं कि आरबीआई का फंक्शंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू है और एमसीक्यू में आपको ये पूछेंगे। ठीक है, ओके। Okay, just give me a second. I'll just open this.
नाउ वेरी इजी, आरबीआई का फंक्शंस है, बहुत ही इजी है। नंबर 1 क्या है? इट इज एन इश्यूअर ऑफ करेंसी। क्या है? आपकी करेंसी का इश्यूअर है। मतलब क्या हो गया? जो आपके नोट्स छपते हैं वो कहां पे छपेंगे? वो कहां पे आपके इशू होंगे? आपके आरबीआई के पास, और कहीं वो इशू नहीं हो सकते, कहीं वो छप नहीं सकते। समझ में आ गया? द ओनली बैंक दैट हैज द राइट टू इशू द करेंसी इज योर आरबीआई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी। क्या लिखेंगे? आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी। देखो, आपको ना इन डिटेल लिखने नहीं आएगा, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इश्यू ऑफ करेंसी। करेंसी इश्यू करने के लिए वो सोल अथॉरिटी है, राइट? अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, क्या चीज एक्सेप्ट? वो कौन सी चीजें नहीं इश्यू करता है? वो कौन सी चीजें इश्यू नहीं करता है? एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीआई 1 रुपी कॉइन इश्यू करता है या नहीं, तो आप क्या लिखोगे? नहीं करता है। एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स and subsidiary coins. Notes and subsidiary coins, ठीक है ना? ये सारी चीजें आरबीआई नहीं करता, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो वापस से बता रही हूं, आरबीआई का मेन रोल क्या है कि वो क्या करता है? वो करेंसी को इश्यू करता है, लेकिन क्या चीज नहीं करता? वो 1 रुपी कॉइन को नहीं करता है, और छोटे छोटे जो कॉइन्स होते हैं, सब्सिडरी नोट्स होते हैं, 1 रुपी, आना, पैसे, ये सारी चीजें वो नहीं करता है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका, ये आपका है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये ना बहुत इजी तरीका है समझने के लिए। बैंकर टू द गवर्नमेंट समझने के लिए मैं अंदर कुछ नहीं लिखने वाली हूं, ये बहुत इजी तरीका है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक सीधा सा सवाल करने वाली हूं, प्लीज मुझे आंसर देना। आपका बैंक आपके लिए क्या क्या करता है? आप जितने भी बच्चे बैठे हो, जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हो, आप मुझे बताइए कि आपका बैंक आपके लिए क्या क्या करता है। तो वही चीज मैं आपको पूछूंगी, वही सेम चीज गवर्नमेंट के लिए आरबीआई करता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट अगर एक्सिस बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, पीएनबी में है, एसबीआई में है, जहां पे भी है, वही सारा फंक्शन सिमिलर, सेम टू सेम सारे फंक्शंस आरबीआई करता है, लेकिन आपके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करता है। ठीक है, वही सारे फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या वो लोन्स देता है क्या मैम? यस, वो लोन्स देता है, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे वो लोन्स देता है। फिर क्या वो मैम एडवांसेस देता है क्या? लोन्स एंड एडवांसेस, यस, वो एडवांसेस भी देता है। क्या मैम वो जनरल बैंकिंग एक्टिविटीज करता है क्या? जैसे कि डिपॉजिट्स लेना, डिपॉजिट्स करना, अकाउंट्स खुलवाना, वैसे वो बैंक गवर्नमेंट के लिए भी करता है क्या? यस, वो डिपॉजिट्स टेक एंड गिव करता है। ठीक है ना, मतलब डिपॉजिट्स कर सकते हो आप। फिर मैम क्या वो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है क्या? क्या वो ट्रेजरी बिल्स सेल करता है क्या? तो वो यस, ट्रेजरी बिल्स का मतलब हो गया एक तरीके से आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है जो वो गवर्नमेंट की तरफ से सेल करता है, तो वो क्या करता है? ट्रेजरी बिल्स को भी सेल करता है गवर्नमेंट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, वो ये भी करता है। फिर मैम और क्या क्या करता है? अब देखो आरबीआई क्या करता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। आरबीआई गवर्नमेंट को लोन्स तो देता है और वो एडवांसेस भी देता है। तो एडवांसेस जो होता है ना, वो रिपेबल होता है। प्लीज यहां देखना, एडवांसेस जो होता है वो आपका रिपेबल होता है। आई थिंक यू ऑल आर नॉट एबल टू सी दिस। ये दोनों पॉइंट विजिबल है, राइट? यहां लिख रही हूं थर्ड पॉइंट, वो डिपॉजिट्स लेता है, वो डिपॉजिट्स लेता है, डिपॉजिट्स टेक करता है। फिर वो तीसरा, चौथा मैंने क्या बताया था? चौथा मैंने बताया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेल करता है ट्रेजरी बिल्स को। क्या करता है? ट्रेजरी बिल्स को वो सेल करता है, राइट? ये मैंने बताया था। तो ये सारी चीजें। अब मैंने एक और चीज क्या बताई? लोन्स लेता है, एडवांसेस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वो जो रिपेबल, जो एडवांसेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है ना, वो रिपेबल होता है, रिपेबल विद इन, प्लीज ये नोट करना, विद इन 90 डेज।
90 डेज के विद इन रिपे करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। आपका एडवांस की डेट के 90 डेज के विद इन आपको वो रिपे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है हमें, जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज होते हैं वो सारी चीजें वो करता है, ठीक है। और फिर आप लिखोगे आरबीआई एक्ट्स एज अ एडवाइजर, वो एज एन एडवाइजर भी एक्ट करता है टू द गवर्नमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था रोल में। तो क्या लिखोगे, एक्ट्स एज एन एडवाइजर, ये भी उसका फंक्शन है टू द गवर्नमेंट। तो क्या आपको इतना याद रहेगा? देखो डिटेल में याद नहीं करना है, खाली समझना है, क्योंकि आपको लिखने को क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो जो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ प्लीज उसको ध्यान में रखना, और आपका आंसर आपको ऑलरेडी 50 to 90% आपको ऑलरेडी क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आया ना, इशूअर ऑफ करेंसी एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, एकदम इजी है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्लीज यहां देखना नेक्स्ट फंक्शन क्या है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका, आई होप यू ऑल कैन सी दिस, ओके। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका नंबर 3, बैंकर टू द बैंक्स। क्या है ये, बैंकर टू द बैंक्स। मैंने आपको क्या बोला था, इसमें मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, ये है बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट है ये, मैंने बताया था ना कि अब ये क्या है, बैंकों का राजा है। अब अगर आपके पास सारे बैंक्स ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई उनको रेगुलेट नहीं करेगा, तो हो सकता है कि बैंक कहीं ना कुछ गड़बड़ करे, हो सकता है ना। जबकि बैंक में आपका पैसा रहता है, तो आपका पैसा रहता है, तो उसके साथ अगर लापरवाही हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, इकोनॉमी में दिक्कत आ जाएगी, आपको दिक्कत आ जाएगी, आपके पास कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं बचेगा जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आरबीआई को रखा गया है, आरबीआई रेगुलेट्स अदर बैंक्स, ओके। जितने बाकी के बैंक्स है, जो कमर्शियल बैंक्स है, जो बाकी के कमर्शियल बैंक्स है ना, उनको क्या करता है आरबीआई, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करके वो क्या करता है, उनको रन करता है, एक तरीके से स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, प्लीज देखो, पॉइंट वाइज बताऊंगी, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। नंबर 1 क्या है पॉइंट आपका, ये आपका कैश रिजर्व्स रखता है, कैश रिजर्व्स आर केप्ट विथ आरबीआई, विथ आरबीआई। कैश रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व्स का हो गया, जैसे कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है, नहीं पता है तो डू नॉट वरी, हम आगे में करेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो कैश रिजर्व्स वो क्या करता है, वो रखता है, आर केप्ट विद आरबीआई, आरबीआई अपने पास कैश रिजर्व रखता है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि कैश रिजर्व होता क्या है, प्लीज यहां सुनना, प्लीज यहां सुनना, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैंक है, एक बैंक है, ये आपका पीएनबी है, ठीक है। पीएनबी में बहुत लोग डिपॉजिट्स करते हैं, क्या करते हैं, बहुत लोग डिपॉजिट्स करते हैं पैसा। ये जो डिपॉजिट्स है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट हो चुका है, इसके पास पैसा है। तो आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि तुम इस 10 करोड़ में से जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आता है, उसका 4% तुम क्या करो, कैश रिजर्व रेशियो बोल के तुमको अलग से रखना पड़ेगा। मतलब कि बाकी का पैसा तुम लोन में दे दो दूसरों को, बैंक का एक्चुअली काम क्या है, आई होप यू ऑल नो व्हाट डज बैंक डू विद दिस 10 करोड़। बैंक इस 10 करोड़ का करती क्या है, बैंक आपसे एज डिपॉजिट ये 10 करोड़ लेती है ना, फिर इस 10 करोड़ को लोन की तरह किसी और को दे देती है और उससे इंटरेस्ट कमाती है, यही तो करती है ना बैंक। आपको पता है बैंक के पास आप जो पैसा रखते हो, वो पैसा क्या आपके बैंक अकाउंट में ऐसे रहता है क्या, नहीं। बैंक उस पैसा को यूज करती है किसी और को लोन देने में, किसी और को लोन देने में यूज करती है। जब वो लोन में इंटरेस्ट जो कमाता है वो फिर वो बैंक कमाती है, आपको पता है ये चीज करती है। तो मैंने क्या बोला कि आरबीआई कहती है कि ये 10 करोड़ जो आपके पास है, ये पूरे के पूरे आप खर्चा नहीं कर सकते, ये पूरे के पूरे आप लोन में नहीं दे सकते, आपको अराउंड 4%, 9% मैं बताऊंगी क्या होता है, वो आपको करीब करीब रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व। कैसे रखना पड़ेगा, एज अ रिजर्व। तो ये रिजर्व किसके पास रहता है, ये रिजर्व आपका आरबीआई के पास रहता है, किसके पास रहता है, आर केप्ट विद आरबीआई। समझ में आया ना, आरबीआई के पास ये रिजर्व आपका रहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखोगे, नेक्स्ट फंक्शन लिखो सुपरवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स टू रन
स्मूथली, ताकि वो स्मूथली रन करे, ठीक है ना। सुपरवाइज करता है अदर कमर्शियल बैंक्स को ताकि वो बहुत स्मूथली रन करे। तो पॉइंट वाइज में क्या होगा, आपको थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखोगे, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो। सपोज मैम, आप बोल सकते हो कि मैम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल इस जो कमर्शियल बैंक है, सपोज पीएनबी के पास पैसों की कमी हो गई, ठीक है, और पीएनबी को पैसा चाहिए, तो अब पीएनबी किसके पास जाएगी, पूरी दुनिया पीएनबी के पास जा रही है लोन लेने के लिए। किसके पास जा रही है, लोन लेने के लिए। अब अगर पीएनबी को लोन चाहिए तो पीएनबी कहां जाएगी, तो पीएनबी फिर कहां जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। समझ में आया ना। तो बाकी के जो बैंक्स है अगर उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर कहां जाते हैं, वो फिर आरबीआई के पास जाते हैं, ठीक है। तो यहां देखो प्लीज, वो फिर आरबीआई के पास जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या लिखोगे, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल बैंक्स, टू शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स का मतलब यही कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। इतना समझ में आया, एकदम इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, अब आप बोलोगे मैम ये सुपरवाइज कैसे करती है, आपने तो कहा ये सुपरवाइज करती है ना, लेकिन किस तरीके से करती है, कैसे करती है, कैसे करती है ये सुपरवाइज। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या करेगी, एक तरीके से रेगुलेट करेगी। तो रेगुलेट कैसे करेगी, ये क्या करेगी, बैंक को बोलेगी कि तुम मुझे अपना जितना भी तुम्हारे पास पैसा आता है जाता है, तुम वो सारा डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, तुम मुझे वो दे दो। तुम मुझे हर क्वार्टरली या हर साल तुम मुझे वो सारी चीजें मुझे क्या करोगे, मुझे रिपोर्टिंग करोगे, एक तरीके से रिपोर्ट करोगे, सारी चीजें अपनी बताओगे, डिटेल में बताओगे कि तुम्हारा बैंक कैसे चल रहा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। सॉरी, एक तरीके से आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना जैसे, वैसे ही वो लोग करके इसको देंगे, आरबीआई को देंगे। समझ में आया। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कंडक्ट्स, conducts inspection of the commercial banks, of commercial banks, inspection करती है एक तरीके से of commercial banks, ठीक है, and calls for returns from banks। समझ में आया। तो बैंक से क्या लेती है, वो रिटर्न्स मांगती है, तुम्हारा रिटर्न्स प्रोवाइड करो मुझे, तुमने क्या किया है नहीं किया है सारी डिटेल्स दो, और ये सारा काम वो करती है फॉर द बैंक्स। एकदम क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। एक नंबर 1 हमने पढ़ा इशूअर ऑफ करेंसी, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के लिए ये क्या है, बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, और फिर ये बैंकर्स बैंक है, ये क्या है, बैंकर्स बैंक है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बैंकर्स बैंक, जब बाकी बैंक का बैंक है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 है आपका, पॉइंट नंबर 4 है कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या है, कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ये कस्टोडियन है। तो इसमें आप क्या लिखने वाले हो, इसमें लिखो प्लीज नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 1, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है। अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपका जो कंट्री है, आपका जो गवर्नमेंट है, वो बाहर भी अपने सामान, हमारा सामान को एक्सपोर्ट करता है ना। तो जब वो एक्सपोर्ट करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है, बदले में उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, मतलब डॉलर या फिर पाउंड्स या फिर येन, जो भी मिलता है बदले में उसको वो करेंसी मिलती है। तो ये सारा जो पैसा है, जो करेंसीज है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो कहाँ पे रखा जाता है, वो कौन रखता है संभाल के, वो आपका आरबीआई रखता है। कस्टोडियन का मतलब हो जाता है कि जो संभाल के रखता है, जैसे कि जिसकी जिम्मेदारी, जो कौन ये जिम्मेदारी, कस्टोडियन मतलब किसके हवाले रहता है, ये किसके पास रहता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो किसके पास रहता है बच्चा, ये आपका आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई एक तरीके से इसकी देखभाल करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की देखभाल करता है। तो आप क्या लिखोगे,
RBI is required to maintain external value of the rupee। मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी का मतलब क्या हुआ? आज जो आप बोलते हो कि मैम $1 इक्वल्स टू 47 रुपीज, आप बोलते हो ना $1 इक्वल्स टू 47 रुपीज, तो कैसे बोलते हो? कैसे पता? या $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज, अभी 75 है, लेकिन वो चीज आप कैसे बोलते हो? ये सारा जो डिटर्मिनेशन होता है कि आपका वैल्यू, आपका रूपी का स्ट्रेंथ कितना है कंपेयर टू डॉलर, कंपेयर टू पाउंड, कंपेयर टू येन, आपका रूपी का स्ट्रेंथ कितना है, ये सारा मेंटेनिंग कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। इसको मेंटेन कैसे करना है, आपका रूपी का स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, ये कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी। पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है? it ensures that short-term fluctuations in trade does not क्या करे? does not affect the exchange rate। मतलब क्या हो गया? हम जो आज ट्रेड कर रहे हैं, हम जो आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पैसे में जो उसकी वजह से, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने बहुत इंपोर्ट करवा लिया, एक्सपोर्ट हमने कम करवाया, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा नहीं, फॉरेन एक्सचेंज तो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज्यादा किया है, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना ज्यादा। तो बोल रहा क्या है कि अगर आपका जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है ट्रेड में, ये हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा एक्सचेंज रेट को गड़बड़ ना कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो वैल्यू है ना, बहुत हद तक खराब हो चुका है कंपेयर टू प्रीवियस। पहले इंडिया का जो $1 वाज इक्वल्स टू 45 रुपीज। in around 2013 आपका इंडिया का $1 was around 52 रुपीज था, और अभी वो क्या है? $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज करीब करीब आ चुका है। तो देखो आपका इंडिया का जो स्ट्रेंथ है रूपी का, वो बहुत खराब हो गया ना, क्योंकि आपको $1 में आप 75 रुपीज खर्चे करने पड़ेंगे, जहां आप पहले 52 खर्चे करते थे। समझ में आया? तो ये आरबीआई को ध्यान रखना है कि आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका एक्सचेंज रेट खराब ना हो जाए। समझ में आया? एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई की। नेक्स्ट क्या है? अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत, अब आप बोलोगे, अब देखो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल, यहां देखना, अब आपका बैंक को पैसा, आपको पैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें पैसा चाहिए, पब्लिक को पैसा चाहिए, तो पब्लिक कहां जाती है? पब्लिक बैंक के पास जाती है। बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक कहां जाती है? आरबीआई के पास जाती है। लेकिन अगर आरबीआई को पैसा चाहिए तो आरबीआई कहां जाएगी? आरबीआई जाएगी आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, या वर्ल्ड बैंक के पास, आरबीआई कहां जाएगी? इन दोनों के पास पैसे मांगने के लिए जाएगी। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? आरबीआई बोरोज फ्रॉम द आईएमएफ इन केस ऑफ, आईएमएफ पता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो लिख लेना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन द केस ऑफ inadequate funds। inadequate बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब आप बोलोगे मैम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा शायद, जब आपका पेमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू द रिसीट्स, मतलब आपका रिसीट्स बहुत कम है कंपेयर टू द पेमेंट। तो आपका, अगर आपके पास पैसे कम है, रिसीट्स आपके कम है, तो मतलब पैसे देने के लिए ज्यादा है, आपको पेमेंट ज्यादा करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या करोगे? फिर आप इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो करोगे और पेमेंट करोगे। तो जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में नहीं होता, रिसीट्स इज नॉट इक्वल्स टू पेमेंट, receipts is less than the payments, तब आप क्या करते हो? तब आप अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हो और पैसा को बोरो करते हो। क्लियर? एकदम समझ में आया? बहुत इजी था ना? आई होप आपको इजी लग रहा है। लेट्स मूव विद द फिफ्थ पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिफ्थ पॉइंट, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है फिफ्थ पॉइंट।
क्या लिखा हुआ है 5th पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये समझ लोगे ना तो आपका एमसीक्यूज एकदम क्लियर है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैम ये कंट्रोल कैसे करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो इसको समझने के लिए मुझे आपको अच्छे से एक डिटेल में एक चीज समझानी पड़ेगी। शायद मैंने आपको पहले कोई ना कोई क्लासेस में समझाया ही होगा, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। अब होता क्या है यहां देखो, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक को पैसे चाहिए, क्या चाहिए? मनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक मनी बैंक के पास आती है, बैंक इंटरेस्ट देता है, लोन दे रहा है, कितने रेट्स पे? एट द रेट ऑफ 6% में वो लोन दे रहा है, ठीक है। पब्लिक को मजे आ गए, पब्लिक बुला रही है 6% आराम से खरीदेंगे, ठीक है। तो पब्लिक क्या कर रही है, बैंक से पैसे ले रही है, लेके मस्त एकदम खर्चा वर्चा कर रही है। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बैंक से पैसे लेने लगते हैं। तो आपके इकोनॉमी में क्या होता है बच्चा, आपकी इकोनॉमी में बहुत पैसे हो जाते हैं, बहुत पैसे हो जाते हैं इकोनॉमी में। आपका मनी फ्लो, मनी का जो सप्लाई है ना, प्लीज यहां ध्यान से सुनना, मनी का सप्लाई वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। जब आपका मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है उसका मतलब आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया। बच्चा परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि आप कितना सामान खरीद सकते हो, आपकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई ना। अब अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी तो आप बोलोगे ना मैम ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, गाड़ी घोड़ा घर सब ले लूंगा मैं। मतलब आपका परचेजिंग पावर आपके पास आ गया ना, एक तरीके से आप सुपर पावर आ गया आपके पास कि आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। कैसे? आपके पास बहुत पैसे आ गए तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, यही तो हुआ ना। तो जब आपके मार्केट में, जब आपके इकोनॉमी में बहुत पैसा आ गया, मतलब लोगों का परचेजिंग पावर स्टार्ट हो गया, बहुत इंक्रीज हो गया। जब लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब लोगों का डिमांड इंक्रीज हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ डिमांड इंक्रीज? डिमांड इंक्रीज हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप पहले लेते थे, सपोज एक शॉप था, एक शॉप से आप 5 ब्रेड्स लेते थे, कितना? 5 ब्रेड्स लेते थे, ठीक है ना, 5 पीसेस। अब कल आपके पास बहुत पैसे आ गए तो आपने 5 की जगह 10 कर दिया, लेकिन उस शॉप के पास तो 5 ही है, सप्लाई तो वो आपको 5 ही कर पा रहा है, 5 से ज्यादा उसके पास है ही नहीं। तो क्या वो आपको 10 दे पाएगा? क्या वो 10 दे पाएगा? नहीं। तो होने क्या लग गया, डिमांड इंक्रीज होने लग गया, विच इज नॉट मीटिंग, विच इज नॉट इक्वल्स टू योर सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई आपका मैच नहीं हो रहा था, डिमांड वो आपका इंक्रीज होने लग गया, मोर देन सप्लाई होने लग गया। तो अब क्या होगा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। धीरे धीरे अगर सप्लाई नहीं है और डिमांड है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको 10 ब्रेड चाहिए और मार्केट में 5 ब्रेड है, तो ये जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, इस 5 ब्रेड का प्राइस इंक्रीज करेगा ना, प्राइस बढ़ा देगा ना। क्यों बढ़ाएगा? उसको पता है डिमांड तो बहुत है, सप्लाई तो कम है, तो मैं प्राइस को बढ़ा देता हूं, बढ़ा देगा ना। तो इसी चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम आ गई ना, इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, एक छोटा सा चीज करती है, आरबीआई इस 6% को हटा के 9% कर देगी। अब यहाँ पे पहले 5 आदमी बैंक से लोन ले रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट अवे 2% लेंगे, 2 जन लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दी, उसी समय क्या हो जाएगा, आपका जो पब्लिक लोन ले रही थी इतने मजे में, वो अब नहीं लेगी, वो अब कम लेगी। तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करना। किस तरीके से हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं? मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं फिर से, ठीक है। बिकॉज आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। समझ में आया? तो कंट्रोल इस तरीके से करती है आपका आरबीआई। अब इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे इसमें, लिखो प्लीज, यहां लिखो कंट्रोलिंग क्रेडिट, कंट्रोलिंग क्रेडिट is the
Principal function is the principal function of the सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया? सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया आपका? आरबीआई. पता है ना आपको? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल रही हूं मैं सेंट्रल बैंक का बात कर रही हूँ. ये जो आपका आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं उसका बात कर रही हूँ. अब ये जो आपका है क्रेडिट कंट्रोल्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्रेडिट कंट्रोल्स. क्रेडिट लिखो, आरबीआई possesses power to use all qualitative and quantitative methods of credit controls. मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो हम आगे करेंगे. सो डोंट वरी, फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही लिखो. इसको डिटेल में करेंगे कि ये दोनों मेथड्स कौन से होते हैं, वो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी. अभी इतना समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग क्रेडिट करना कैसे होता है, क्यों करते हैं, वो परचेजिंग पावर वाला जो मैंने अभी आपको समझाया था. अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन इतना जरूरी नहीं क्योंकि ऐसे लिखने नहीं आएगा, सिर्फ समझ लीजिए. और कंट्रोलिंग क्रेडिट क्या है? एक प्रिंसिपल फंक्शन है सेंट्रल बैंक का जो इकोनॉमी को स्टेबल रखता है. क्या करता है? इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, और वो सारे क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज कर सकता है. एकदम इजी. लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ. आगे क्या है? पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 कहता है आपका प्रमोशनल फंक्शंस. क्या कहता है? प्रमोशनल फंक्शंस. Now what are promotional functions? अब देखो मेरी बात सुनना. आपने टीवी में देखा होगा बहुत बार नाबार्ड का भी एड आता है, बहुत बार आपको एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जाता है कि जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, है ना, कि बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको लोन इजीली मिलेगा. अगर आप बैंक में ज्यादा जाके ट्रांजैक्शंस करोगे, कि सारा अब ऑनलाइन करो, सारा अब बैंक के थ्रू करो, ये एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते होंगे ना. ये सारा एडवर्टाइजमेंट्स पहले कौन करता था? पहले आरबीआई की जिम्मेदारी थी. आरबीआई ये लोगों को अवेयर करवाता था कि अगर आप बैंक अकाउंट्स खोलेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स है, अगर आप बैंक अकाउंट्स नहीं खोलेंगे तो आपको नुकसान ये है. तो आरबीआई क्या करता था? एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज करता था लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग बैंक्स एंड इट्स फंक्शंस. ठीक है ना, ये करता था. लेकिन धीरे धीरे ये सारे फंक्शंस अब किसके हाथों चले गए? अब ये फंक्शंस जो है प्रमोशनल ज्यादातर अब नाबार्ड करता है, NABARD. अब वो ज्यादातर ये फंक्शंस करता है. तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे प्लीज लिखते हैं जल्दी से, कैसे लिखना है हमें. RBI performs a wide range of promotional and development functions to support national objectives. देखो आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट का है, तो वो नेशनल का जो हित है, जो जनहित में जारी, जो हम पर सुनते हैं, जो आपके नेशन के लिए अच्छा है, वो सारी चीजें वो आपका आरबीआई करने की कोशिश करता है. तो नेशनल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए वो प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस को स्टार्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल. प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल, ये सारी चीजें वो करता है. ठीक है. अब फिर लेकिन अब क्या हो गया, ये थोड़ा सा आपको नोट करना है. बट नाउ दीज फंक्शंस आर
अब ये सारा तो आरबीआई करता है, लेकिन अब क्या हुआ, पहले पहले आरबीआई क्या करता था, पहले पहले आरबीआई फाइनेंस प्रोवाइड करता था, प्रोविजन फॉर फाइनेंस करता था फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फॉर स्मॉलर इंडस्ट्रीज। तो आप क्या लिखोगे, इनिशियली आरबीआई used to नहीं, was responsible to लिखो, आरबीआई was responsible for financial aid to agriculture and for agriculture and trade of small industries, है ना, स्मॉलर इंडस्ट्रीज के लिए करता था, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। लेकिन अब क्या हो रहा है, बट नाउ NABARD has taken over this function, है ना, समझ में आया आपको, वापस से रिपीट कर रही हूं। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपका प्रमोशन करता है डेवलपमेंट का, फंक्शंस का, टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो आपको पता है, यहां तक तो आपको पता है। लेकिन पहले क्या होता था, वो फाइनेंशियल एड देता था फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड टू ऑफ स्मॉलर इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे उनको अगर एग्रीकल्चर करना है या ट्रेड करना है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करता था। लेकिन वही चीज अब कौन कर रहा है, ये वाला चीज अब कौन कर रहा है, यही चीज अब आपका NABARD कर रहा है, हैज टेकन ओवर दिस फंक्शन। ठीक है, अब वो चीज कौन कर रहा है, आपका NABARD कर रहा है। क्लियर, इजी। तो ये वाला चीज समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है, एकदम छोटा सा पॉइंट है, जल्दी से इसको और देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई टॉपिक भी नहीं है। एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे हम, has been entrusted with the task of collection and compilation। तो ये क्या करता है, आरबीआई collects and compiles the statistical information, जितना भी statistical information है जो हमको बैंक के लिए चाहिए, बैंक को सारे बैंक का चाहिए हमें, वो सारा statistical information relating to bank is provided and publishes the same on the website, on its website। उसके वेबसाइट में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, जितने भी बैंक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, ये सारा चीज आपको कहां मिल जाएगा, आपको उसके वेबसाइट में मिल जाएगा। तो अभी तक आपको समझ में आया, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी था ना। तो 6 पॉइंट जो हमने पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये 6 पॉइंट्स को, ताकि आपको क्या हो, इजी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आरबीआई बैंक बनाएंगे, हमने बना लिया, और नंबर 1 रोल क्या है इसका, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इशूअर ऑफ करेंसी पढ़ा था, करेंसी को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, राइट, और फिर सब्सिडरी नोट्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कि वो क्या है, बैंकर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए वो बैंकर है ना, है कि नहीं। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो बैंकर्स बैंक है, मतलब कि बाकी बैंकों के लिए बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट या बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जो भी आपको इच्छा, लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता है, फिर हमने क्या पढ़ा था, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा था, राइट, और क्या था, ऑफ डेटा था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, याद हो गए आपको, इजी था एकदम, अंदर का आपको ऑलरेडी याद है, मुझे पता है आपको एकदम अच्छे से याद है। ठीक है ना, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। अब जल्दी से आगे मूव ऑन करते हैं, और आगे क्या क्या है वो भी देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है।
ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्रेडिट पॉलिसी। क्या है आपका क्रेडिट पॉलिसी? जो मैंने आपको कहा था ना क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स वगैरह, याद है? वही चीज हम अब पढ़ने वाले हैं क्रेडिट पॉलिसी में। तो इसमें मैं आपको जो जो बोल रही हूँ वो आप अच्छे से समझना और फिर इसको लिखना। तो क्या होता है कि मैंने आपको कहा कि आरबीआई मार्केट में से पैसा को हटाता है। अगर बहुत पैसा मनी सप्लाई अगर आपकी मार्केट में हो जाए तो आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। और अगर सपोज पैसों की कमी हो जाए तो आरबीआई उस पैसों की कमी को भी पूरा कर सकता है ना। तो उसको कहते हैं रीमोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। क्या कहते हैं? रीमोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। तो आप क्या लिखोगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो करेंसी पॉलिसी। क्या लिखोगे? करेंसी पॉलिसी। अब ये करेंसी पॉलिसी होता क्या है, उसके अंदर क्या चीज है वो हम लिखेंगे। आरबीआई इज responsible for the monetization और डीमोनेटाइजेशन। मैंने आपको क्या कहा? मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन इन द ऑफ द इकोनॉमी। तो उसको जो लगेगा, अगर उसको लगता है कि हमें मोनेटाइजेशन करना चाहिए तो वो करेगा, डीमोनेटाइजेशन करना चाहिए तो वो हटा देगा करेंसी नोट्स को। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम करेंसी पॉलिसी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? इजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए क्रेडिट पॉलिसी। क्या लिखोगे? क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस को खड़ा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ये रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उतना अच्छे से हो नहीं रहा, तो आप क्या क्रेडिट पॉलिसी लगाओगे? आप बोलोगे एक काम करो, जो लोग भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जो लोग भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करोगे, तो हम उसको क्या करेंगे? लोन देंगे और एट अ लोअर रेट। हम उसको लोन देंगे लेकिन उसको बहुत कम रेट में लोन देंगे। तो लोग क्या करेंगे? आपसे लोन लेके वहां पे बिल्डिंगें बनाएंगे, वहां पे फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहां पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे। तो आपका वो रूरल एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप होने लगेगा। तो ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज करती है कभी कभी कोई कोई सेक्टर को डेवलप करवाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या लिखना है? आरबीआई चैनलाइजेस। लिखो channelizes the banking resources, उसका जो रिसोर्सेज है फॉर बिजनेस जनरली भी करता है, और या फिर मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी, जनरली as well as specifically फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हुआ? अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप इन जनरल पब्लिक को कहते हैं कि आओ भाई साहब लोन लो और अपना काम धंधा बढ़ाओ, काम करो, अच्छे से करो, 6% पे करो, तो वो तो हो गया आपका जनरल। और अगर मैं कहती हूं कि इस पर्टिकुलर रूरल एरिया में ही अगर आप काम करोगे तो ही आपको दिया जाएगा लोन एट अ लोअर रेट। अगर मैं स्पेसिफिकली कोई प्रायोरिटी सेक्टर बता दूं कि इसी रूरल एरिया में, इसी रूरल एरिया में आपको करना है, इसी जगह में करना है, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी सेक्टर। समझ में आया? और जनरली हो गया इन जनरल, आओ लोन लो और पैसा काम वाम करो। ठीक है ना? समझ में आया? ये दोनों पॉलिसी समझ में आ गई। थर्ड लिखो आप फॉरेक्स पॉलिसी।
फॉरेक्स पॉलिसी। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और आपकी बुक में बहुत ज्यादा ही पैराग्राफ वाइज में दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आरबीआई डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट आरबीआई डिटरमाइन करता है, वो तो आपको पता ही है, जो मैंने बताया था $1 में कितना रुपए है ये वो। फिर नेक्स्ट लिखोगे आप, नेक्स्ट लिखो, ये मॉनिटर करता है, मॉनिटर्स फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म और इसको क्या कहते हैं, फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म करते हैं। तो इजी है, ये तो कुछ नहीं है। तो ये मॉनिटर करता है फंड्स को ट्रांसफर करने में और पेमेंट मैकेनिज्म को पूरा हैंड ओवर करता है, टेक ओवर करता है, सुपरवाइज करता है। जो ये एक तरीके से इसका फंक्शन ही है, तो ये भी एक तरीके से इसका पॉलिसी है। समझ में आया? तो हमने अभी तक क्या क्या पॉलिसीज पढ़ा, हमने अभी जो पढ़ा है ये क्या क्या पढ़ा, क्रेडिट पॉलिसी अभी और डिटेल में नहीं आए हैं हम सिर्फ रोल पढ़ रहे हैं आरबीआई का। ये अब एक तरीके से रोल ही लिखो यहाँ पे, वेरी सॉरी, प्लीज राइट इट योर रोल, ओके। इस रोल का हिस्सा है ये, जो अभी आपको मैंने रोल पहले बताया था उसी रोल का हिस्सा है, बस पॉलिसीज के लिए है। रोल एंड पॉलिसीज लिखो, ठीक है ना। ये सारे पॉलिसीज करके वो करता है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां देखना। क्रेडिट पॉलिसी, अब आपका आएगा क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आपका 4 पॉलिसीज है। प्लीज नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो CRR। क्या है? 4 पॉलिसीज है, विच इज योर कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो नंबर 1। ये होता क्या है? तो इसका मीनिंग लिखो पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मीन्स द पोर्शन of total deposits of the commercial bank which is to be kept with आरबीआई। मैंने आपको कहा था ना, आरबीआई क्या करती है, आपके पास जितना डिपॉजिट आया है उसका कुछ परसेंटेज आपको मुझे देना पड़ेगा। वो सारे बैंक से कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है। इज टू बी केप्ट विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। और आज की डेट में कितना परसेंट है अगर आप बोलो तो वो है आपका 4% आपको रखना पड़ता है आज की तारीख में, ठीक है ना। 4% हर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा ही, ये रूल है, ठीक है। समझ में आ गया? तो जितना टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ एक पोर्शन क्या करेगा, सारे बैंक्स मिलके आरबीआई के पास रखवाएंगे। नंबर 2 देखो आपका SLR। SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, लिखो जल्दी से। पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक समझते हो, जो भी कमर्शियली हम लोग यूज करते हैं, पीएनबी, एसबीआई वगैरह वगैरह। ऑफ द कमर्शियल बैंक्स which is to be kept with itself। अब इसमें देखो डिफरेंस, with itself, ये वाला को मार्क कर लो अच्छे से। मैंने बोला CSR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR जो है वो आरबीआई को देना पड़ता है, लेकिन ये वाला रिजर्व ना आपको खुद के पास रखना पड़ेगा विथ इटसेल्फ। अगर सपोज एसबीआई है तो एसबीआई अपने पास ही रखेगी, आरबीआई को नहीं देगी, अपने पास ये मेंटेन करना पड़ता है, खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ
in the form of cash or gold, कैश और गोल्ड और प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आया? और इसका रेशियो क्या है? एसएलआर अभी कितना है इसका? 19.5% अभी आपका एसएलआर है इसका। समझ में आया आपको? फिलहाल चलो 19.5% आपका अभी फिलहाल है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ये समझ में आ गया ना एसएलआर क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट। जल्दी से ये करते हैं, फिर आज का क्लास फिनिश करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, प्लीज देखना, लिखो, पहले लिख लेते हैं फिर समझाऊंगी। इज द रेट एट विच बैंक borrows money, bank borrows money from RBI against pledging securities, government securities. सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, ओके, बिकॉज आई कांट इंप्रूव माई हैंडराइटिंग नाउ, खराब हो गया अब। ठीक है ना? तो रेपो रेट क्या होता है? इज द रेट एट विच बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा उधार में लेती है। तो जिस रेट पे लेती है ना, आप जब बैंक से लेते हो वो अलग है। बैंक, नॉर्मल बैंक भी तो आरबीआई से पैसे लेगी ना। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पीएनबी बैंक आरबीआई के पास जाती है लोन लेने के लिए, तो वो कौन से रेट पे लेती है? उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। और वो क्या करती है? पैसा लेगी, बदले में वो क्या रखती है? जैसे कि मॉर्गेज, मतलब कि आपका गिरवी रखना। क्या चीज वो गिरवी? प्लेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना। तो वो क्या चीज गिरवी रखती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो गिरवी रखती है और फिर वो लोन को लेती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखती है। ठीक है, समझ में आया? इसी का एक पार्ट है विच इज योर रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज यहां देखना, इसका भी लिखो जल्दी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट offered by RBI when bank deposits their surplus funds with the RBI for short periods। मतलब क्या हुआ? कि अब सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई है। एसबीआई के पास ना डिपॉजिट्स में आया, प्लीज सुनना मेरी बात, डिपॉजिट्स में आया 15 करोड़, ठीक है, बहुत आता है, मैं ऐसे लिखवा रही हूँ 15 करोड़, और एसबीआई ने लोन दे दिया फॉर अराउंड आपका 8 करोड़ का लोन दे दिया। अब यहाँ पे बहुत पैसे बच गए ना, कितने बच गए? अराउंड आपका 6 करोड़ 7 करोड़ आपके बच गए पैसे। ये आपका सरप्लस है। तो इस सरप्लस का एसबीआई क्या करेगी? आरबीआई के पास रख देगी और आरबीआई को कहेगी कि तुम्हारे पास रखो और मुझे इंटरेस्ट देते रहना। जैसे आप बैंक के पास रखते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देती है ना, सिमिलरली बाकी के बैंक्स क्या करते हैं? उसके पास अगर कोई सरप्लस पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास रखती है, आरबीआई बदले में उसको इंटरेस्ट देता है। सेम जो आप करते हो वही बाकी के बैंक्स करते हैं। समझ में आया ना? तो यही चीज क्या लिखोगे आप यहाँ पे? तो क्या है? इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई व्हेन बैंक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है, आप तो हमेशा के लिए रख पाते हो, लेकिन बैंक क्या कर सकती है? थोड़े टाइम के लिए रख सकती है, हमेशा के लिए नहीं रख सकती। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रखती है फिर हटा लेती है। नेक्स्ट लास्ट है आपका, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एज वेल, ये है आपका बैंक रेट और डिस्काउंट रेट।
डिस्काउंट रेट, इसमें क्या लिखोगे प्लीज देखना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest at which RBI lends to bank, RBI lends to bank the standard rate at which RBI is prepared to discount। अब मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी बात, यहाँ पे लिखो द स्टैंडर्ड, डोंट वरी इसको अच्छे से समझेंगे, स्टैंडर्ड रेट एट विच RBI discounts bill of exchange, bill of exchange इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मैं समझाने वाली हूँ, कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है, आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज किया होगा, किया तो होगा ना, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल किया है ना आपने। अब होता क्या है, यहां देखो, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने गुड्स को सेल किए, किसको, बी को, बी को पैसे देने हैं ना, ए को कितने देने हैं, 50,000 रुपीज देने हैं। ठीक है, कब देने हैं, आफ्टर 2 months। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, ए को पैसा अब चाहिए, अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट, लेकिन बी का क्रेडिट पीरियड तो 2 महीने का है, तो अब ए क्या करे, ए हैरान परेशान, ए क्या करता है, बैंक के पास जाता है, नहीं ए क्या करता है, ए बैंक के पास नहीं जाता, ए सबसे पहले क्या करेगा, ए सबसे पहले बी के पास जाएगा, बी को बोलेगा कि तुम एक प्रॉमिस करके दो, एक बिल्स पेएबल में साइन करके दो, बिल्स रिसीवेबल में तुम साइन करके दो कि तुम मुझे 2 महीने के बाद पैसा दे दोगे। मतलब एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें तुम साइन करके दो कि तुम मुझे 2 महीने के बाद पैसे पे कर दोगे, प्रॉमिस करके दो, उसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। बी क्या करेगा, इसको साइन कर देगा, साइन करके ये डॉक्यूमेंट ए को दे देगा। ठीक है, यही तो हुआ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ। अब ए क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा और ए बैंक को कहेगा कि भाई साहब मेरी बात सुनो, बी मेरे को 2 months के बाद पैसे दे देगा, 2 months के बाद, प्रूफ के तौर पर मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बीआर है, प्रूफ के तौर पर मेरे पास बीआर है, तो क्यों ना आप मुझे आज 50,000 रुपए दे दो, 2 महीने बाद बी आपको पैसे दे देगा। मेरी बात समझ में आ गई, आप मेरे को, बैंक को कहेगा कि आप मेरे को आज 50,000 रुपए दे दो और आपको 2 महीने बाद बी तो दे ही देगा, कहानी खत्म। समझ में आया ना, और प्रूफ तो है ये रहा। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, पैसे दे देती है। अब आप बोलोगे मैम इसमें बैंक का फायदा क्या, तो बैंक क्या करती है, पूरे 50,000 नहीं देती, 50,000 में से कुछ एक परसेंटेज काट लेती है एज इंटरेस्ट, एज डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि कुछ एक परसेंटेज वो काट लेती है, जैसे कि 2% काटेगी बैंक, तो 2% ऑफ 50,000 कितना हुआ, 25 रुपीज, इतना ही होता ना, तो 25 रुपीज बैंक काट के बाकी का अमाउंट वो दे देगी। 25 कहाँ हुआ, 10 हुआ ना, थाउजेंड, सॉरी, हाँ आई एम वेरी सॉरी, 1,000 रुपीज हुआ, मैं भी 10 रुपीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 1,000 रुपीज जो है वो क्या करेगी, इंटरेस्ट डिस्काउंट के तौर पर वो काट लेगी। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये जो वो काटेगी तो उसको कितना देगी, 49,000 रुपीज देगी। अब ये जो 2% है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका डिस्काउंटिंग रेट। मेरी बात समझ में आ गई, इसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, जो मैंने यहां लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। वो एक ही चीज है, यहाँ पे भी लेंड कर रही थी, यहाँ पे भी जो है आपका लेंड, कहा गया, रेपो रेट, यहाँ पे भी तो लेंड कर रही थी ना, लेकिन प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो प्रॉपर लोन हो गया, ये आपका प्रॉपर लोन नहीं होता है, ये एक तरीके से आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हो, इसको डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं।
ठीक है। अब एक और चीज आपको छोटा सा समझाना है मुझे, प्लीज यहाँ देखिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सपोज क्वेश्चन आता है कि बैंक रेट इक्वल्स टू 9.75%, ठीक है। आरबीआई डिक्रीजेस द बैंक रेट, आरबीआई डिक्रीजेस द बैंक रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। कितना? 50 बेसिस पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो प्लीज। तो आपका आंसर क्या होगा? तो व्हाट इज द न्यू रेट, व्हाट इज द न्यू रेट, ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा प्लीज देखना। आपका पुराना ओल्ड रेट क्या है? ओल्ड रेट है आपका 9.75, डिक्रीज कितने से होता है? 0.50। मतलब जब आपको 50 बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 0.50। अगर आपको 100 कहेंगे तो इसका मतलब होता है 1। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब 100 हो गया, 100 बेसिस पॉइंट हो गया 1, 50 हो गया आपका 0.5। जैसे कि रुपीज में आप करते हो ना, अगर आपका 50 पैसे ले लो, पैसे 50 पैसे में क्या करते हो? 0.5। 100 बेसिस पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 रुपी। ऐसा करके सोचो आप थोड़ा। तो अगर 0.5 50 बेसिस पॉइंट है, तो हम 50 पैसे जैसे 0.5 कम करेंगे तो कितना हो गया? 9.25। ये आपका न्यू रेट है। अगर सपोज मैं कहती हूं आपको कि डिक्रीज कर दिया, प्लीज यहां देखना, अगर मैं कहती हूं कि रिड्यूसेस बाय 125 बेसिस पॉइंट, तो क्या करोगे? 125 बेसिस पॉइंट। तो ओल्ड रेट कितना था? ओल्ड रेट था आपका 9.75, डिक्रीज कितना से हुआ? 1.25। मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बस साफ बात है। आपका 2 के बाद आप पॉइंट लगा दो, 100 0 0 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 8.50 आपका आंसर है ना। यही तो हुआ, राइट। समझ में आया? एकदम इजी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, प्लीज गड़बड़ मत करना। अगर एडिशन होता है तो ऐड कर देना, सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में देंगे। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आपका आरबीआई फिनिश हो चुका है, आरबीआई में और कुछ है नहीं, जो थोड़ा बहुत बचा है वो खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट डन है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कराएंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका एसबीआई। नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद एसबीआई एंड सीआईआई। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है ना गाइस। आई होप दिस हेल्प यू अ लॉट, दिस क्लास हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट्स करके प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ताकि आई कैन सॉर्ट योर इश्यूज। एंड इफ यू लाइक द क्लास, प्लीज डू प्रेस द लाइक button, and if you haven't subscribed, please subscribe the channel. Thank you so much everyone, it was very nice having you all the best, and please keep studying. Bye bye, see you.